खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी नमस्ते। खबरें क्या क्या हैं आज, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? सिद्धांत, खर्चा पानी में स्वागत है आपका और सारे लोगों का। कोविड की खबरों से इतर अब अर्थव्यवस्था की खबरें भी छन कर आने लगी हैं। कुछ जैसा हम बराबर कह रहे हैं कि दुनिया भर की एजेंसियां और भारतीय एजेंसियां पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के अनुमान बढ़ा रही हैं। यानी उन्होंने जो रिकवरी की उम्मीद की थी वो अनुमान वैसे नहीं दिख रहे हैं। पर सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो ये है कि सरकार जिन परियोजनाओं को तेजी से चलाने की कोशिश कर रही थी, जिनमें पैसा डाल रही थी ताकि डिमांड आ सके, रोजगार आ सके, वहां कोविड के लॉकडाउन, गांव में बीमारियां फैलने के कारण लेबर का क्रंच और शॉर्टेजेस होती जा रही हैं और इसलिए वो परियोजनाएं फंस रही हैं। और हमारे पास चर्चा के लिए एक और खबर है कि भारत आखिर जो कि वर्ल्ड की फार्मेसी है उसे इस कोविड के संकट के दौरान छोटे देशों से रेमडेसिविर जैसी दवाओं का आयात करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन का आयात तो हमें दिखाई ही दे रहा है। ये आज का लाइनअप है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो पहली खबर हमारी लेबर क्रंच को लेकर है और दूसरी खबर हमारी एसबीआई की एक एक्टिविटी रिपोर्ट को लेकर है और चलते चलते हम बात करेंगे रेमडेसिविर की इंपोर्ट पर। लेबर क्रंच, अंशुमान जी जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो अर्थात में हम लोगों ने कई कई बार चर्चा की थी, आपको भी याद होगा, कि इस समय सबसे अधिक जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की, ताकि उससे जो जुड़ी हुई कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेबर फोर्स है, असंगठित वर्ग है, उसको तो एक बल मिलता ही है। सीमेंट की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज, उनको भी थोड़ा सा बूस्ट मिलता है इस तरह के प्रोजेक्ट से। लेकिन अब वैसा दिख नहीं रहा है और अधिकारी जो खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की, उसमें एक अधिकारी का कोट है, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि इन्फेक्शन और इसको कंटेन होने के बाद ही स्थिति सुधर सकती है। सिद्धांत, मेरी कोविड के संक्रमण के बीच पिछले 2-3 दिन में कई जगह अलग-अलग प्रोजेक्ट में, कंपनियों में, क्योंकि लॉकडाउन पार्शियली है, कुछ जगह लॉकडाउन बड़े भी होने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर मैंने व्यक्तिगत रूप से तमाम कंपनियों और कंस्ट्रक्शन की जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां बात करने की कोशिश की, जिसमें कि हमें लगभग उसी तरीके की चीजें ध्वनित होती दिखाई पड़ी जो बीएस की स्टोरी में है, बल्कि उससे थोड़ा कहीं और ज्यादा जानकारी मिलती है। रियल एस्टेट सेक्टर में लेबर का क्रंच है इस समय में करीब 10 से 15%। वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर 2-3 साल से बुरी तरह टूटा हुआ है। उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो वजह यह है कि लॉकडाउन के खतरे के कारण आंशिक माइग्रेशन पहले ही हो गया था भारत में। जैसे ही कोविड की दूसरी लहर आई थी, हमने देखा था कि प्रमुख शहरों से लोग गांव की तरफ जाने लगे थे। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो इस बार पिछली लहर से अलग है वो है इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो जांच नहीं भी करा रहे हैं वो बीमार हैं और इसे आप प्रमुख शहरों में पॉजिटिविटी रेट से समझ सकते हैं। 30%, 32%, 40%, 41% का पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उसमें से 30-40 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर इसे आप बड़े बड़े फलक पर प्रोजेक्ट करें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ी आबादी, जो सक्रिय आबादी है, वो किसी न किसी तरह से कोविड के इन्फेक्शन या कोविड से जुड़े हुए किसी इन्फेक्शन की चपेट में है। तो जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो हाईवे डेवलपर्स हों या वो रियल एस्टेट बनाने वाले लोग हों, यहाँ तक कि जो नॉर्मल सप्लायर्स हैं जो ई कॉमर्स की चीजों की सप्लाई करने वाली कंपनियां भी हैं, उनको भी अब लेबर की शॉर्टेज आ रही है। अनफिट लेबर को भेजना, काम पर लाना रिस्की है क्योंकि वो और ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज ये कि उसकी प्रोडक्टिविटी तो कोई होगी ही नहीं। इसलिए कई सारे राज्यों में अलग-अलग जगहों से प्रोजेक्ट थमने की, काम रुकने की, खासतौर से हाईवे सेक्टर में जो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ था नया बजट आने के बाद, वो थमने की खबरें हैं। और जब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं जहां इस दौरान कुछ कंस्ट्रक्शन के काम होते थे क्योंकि लेबर खाली होता था फसल की कटाई के बाद और
अप्रैल मई जून में जो कंस्ट्रक्शन के काम होते थे उन पर गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि सिद्धांत जो संक्रमण है वो शहरों को तो मार ही रहा है पूरी तरह से। गांव में स्थिति विकट है और बहुत खराब है। वहां से जो खबरें आ रही हैं निचले स्तर से, वहां इलाज नहीं है, दवाएं नहीं है, टेस्टिंग नहीं है। तो इसका जो समेकित असर है वो अर्थव्यवस्था में जो भी थोड़ी बहुत गतिविधियां चल रही थी उन पर पड़ रहा है। और आशंका, अनिश्चितता, काम का धाम बंद हो जाना, लॉकडाउन के खतरे वो तो सर पर टंगे हुए हैं ही पहले से। और गांव वाली जो स्थिति अंशुमान जी आप बता रहे हैं, गांवों में पिछले साल भी कम रिसोर्सेज थे, इसीलिए गांव से लोग शहर में आते हैं काम करने। लोग गांव की ओर लौट गए थे, उनकी स्थिति और बदतर हुई थी। अब गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि वहां पर अब कोविड का स्प्रेड बढ़ने लगा है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की कि बिहार के और यूपी के कई सारे गांवों में अब संक्रमण फैल चुका है, बढ़ रहा है वहां पे संक्रमण का दायरा। और लेबर भी वहां पे अब लौटने लगे हैं फिर से, महाराष्ट्र से और यूपी के कई शहरों से, दिल्ली से कई शहरों से लौटने लगे हैं। चीजें और भी ज्यादा उस लेवल से और भी नीचे जा सकती हैं। सिद्धांत, पिछले साल की तुलना में इस बार गांवों की स्थिति में बड़ा बुनियादी फर्क है। पिछले साल संक्रमण की रफ्तार बढ़ने से पहले लोग गांव में पहुंच चुके थे। संक्रमण फैला नहीं था, माइग्रेशन जो हुआ था वो अप्रैल मई में हुआ था। संक्रमण की पीक हमने उसके बाद आते देखी थी, तो लोग गांव में पहुंच गए थे। दूसरी चीज ये थी कि पिछली बार सरकारों ने क्वारंटीन सेंटर्स की जो भी ढीली ढाली व्यवस्था थी वो कर रखी थी, तो लोग, संक्रमित लोगों को रोक लिया जाता था और वो थोड़े समय के बाद, उनका संक्रमण खत्म होने के बाद पहुंचते थे। तो पिछली बार गांव में वो स्प्रेड नहीं हुआ था। इस बार अनोखा काम सरकारों ने किया कि क्वारंटीन सेंटर का पूरा काम धाम बंद कर दिया। अब संक्रमित व्यक्ति जाकर परिवार के बीच में ही रह रहा है, समाज के बीच में ही रह रहा है। हर व्यक्ति के पास सेपरेट रूम नहीं है, हर व्यक्ति के पास रहने की उतनी जगह नहीं है। दूसरी चीज ये कि रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। और जो अब चाहे जो भी आंकड़े छिपाने की कोशिश की जाए, अगर आप निचले स्तर से आ रही बीमारियों के आंकड़े देखें, मौतों के आंकड़े देखें पॉजिटिव जो भी जांच हो रहा है उसके आंकड़े देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र में पिछली बार ग्रामीण क्षेत्र ने हमें बचाया था, भारतीय अर्थव्यवस्था को ढहने से लुढ़कने से बचाया था। लेकिन इस बार ये बीमारी गांवों, शहरों के साथ गांवों को भी बुनियादी रूप से प्रभावित कर रही है। और इसके आंकड़े और इसकी सूचनाएं हमारे पास धीमे धीमे आना शुरू हुई हैं। शहरों के इलाकों में ज्यादा शोर शराबा है, ज्यादा ट्विटर है, ज्यादा टीवी है, तो लोगों की आवाजें सुन ली जाती हैं, देर सवेर थोड़ी बहुत राहत और सहायता मिल जाती है। ग्रामीण और कस्बताई अस्पतालों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है। तो इस बार की मंदी, मैं ये बात आंकड़ों के आधार पर और जो जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इस बार की मंदी पिछली बार की मंदी से ज्यादा गहरी इसलिए हो सकती है क्योंकि इस बार रूरल इकोनॉमी में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट हो रही है कोरोना के स्प्रेड के कारण। तो इसलिए हमें आंकड़े आएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि शहरी अर्थव्यवस्था में तो लॉकडाउन रुक गए हैं या सीमित कर दिए गए, पर गांव में तो काम धाम बिल्कुल बंद हो रहे हैं बीमारियों के कारण। और अगली खबर पे चलते हैं अंशुमान जी। अगली खबर एसबीआई से जुड़ी हुई है। एसबीआई की बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स से जुड़ी एक रिपोर्ट है। वो कहती है कि एसबीआई का जो इंटरनल बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है वो प्री कोविड लेवल पे चला गया है, वो गिरकर प्री कोविड लेवल पे चला गया है। उसमें तमाम चीजें हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि इस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स का मतलब क्या है, इसको किस तरह से समझा जाए। और ये उस समय कि जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जो एसबीआई की, सौम्यकांति घोष जो हैं, उनका कहना है कि ये इस बार मैनेजेबल है। हाँ, बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स हमें ये बताता है कि आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में, किसी ज्योग्राफी में कारोबारी गतिविधियां कैसी हैं, यानी दुकानें कितनी खुल रही हैं, उद्योग में उत्पादन कितना हो रहा है, लॉजिस्टिक्स से सामान कितना भेजा जा रहा है, लोगों का फुटफॉल और मूवमेंट कितना है बिजनेस एक्टिविटीज में। इसके साथ ही हमारे पास 3-4 और सूचनाएं इसके पृष्ठभूमि में आई जो इससे पहले भी थी, जैसे कि जो बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस रीओपनिंग के डेटा आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों से, उनसे जो सूचना मिल रही है उससे एसबीआई का जो आंकड़ा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये मान रहा है कि भारत में बिजनेस एक्टिविटीज तेजी से सेकंड वेव के बाद रुकना शुरू हुई हैं, जिसका संकेत हमें दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर आप राज्यों में देखें, बहुत सारे राज्यों में इस बार लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई, पर 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन की बंदी अपने आप बाजारों में हो गई। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं आपको कि मतलब कई सारे उदाहरण है, लेकिन इसमें से एक ये है कि बनारस का मैं रहने वाला हूं। बनारस में व्यापारियों ने खुद से बाजार बंद कर दिया, उन्होंने कारोबार ही नहीं करेंगे।
हाँ, तो अब ये बिजनेस एक्टिविटी थमने का सबसे बड़ा संकेत है। दूसरी चीज ये कि जैसे ही कुछ राज्य बड़े राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं तो लॉकडाउन एक्सटेंड करने का की तैयारी भी शुरू हो गई। तो बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स सिकुड़ रहा है, कारोबारी गतिविधियां सीमित हो रही हैं और इसका असर आपको सप्लाईज पर दिखाई पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आने वाले समय में भारत में बड़ी चुनौती बनेगी अगले एक हफ्ते में, कि मेडिसिन और मेडिसिनल प्रोडक्ट की सप्लाई शॉर्ट हो रही है मार्केट में, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज कम हो गई हैं, गतिविधियां सीमित हो रही हैं तो इसीलिए भारत की ज्यादातर एजेंसियां इस तिमाही के अनुमानों में या ग्रोथ के अनुमानों में कटौती कर रही हैं। अब एक सीमा से अधिक संक्रमण को रोक पाने की क्षमता सरकारों में नहीं है और इसलिए वीकेंड के लॉकडाउन को वीक के 2 दिनों तक बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आर्थिक गतिविधियों के लिए या व्यापारिक गतिविधियों के लिए तो ये खौफ का भी, चुनौती का भी और उसका भी माहौल है। पिछली बार हमने एक चीज देखी थी कि पिछली बार संक्रमण की स्थिति ज्यादा नहीं थी, लोगों ने कारोबार खुलने के बाद बहुत तेजी से गतिविधियां पकड़ी थी, लेकिन इस बार तो भय बहुत ज्यादा है, पैनिक बहुत ज्यादा है लोगों में, डर बहुत ज्यादा। और उसकी वास्तविकता है सिद्धांत, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा आपके पास हो जो आपके आसपास, जहां पर उसके घर में या उसके 2-4 घरों के बीच में किसी एक व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन ना हुआ हो, और तभी ये पॉजिटिविटी रेट इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो वो जो भय और वो पैनिक है उसने ने बिजनेस एक्टिविटी को बिल्कुल मिनिमम लेवल पर खड़ा कर दिया है। बहुत सारे बाजारों में जैसा आप बता रहे हैं, वहां पर केवल सब्जी और किराने की या ग्रोसरी की शॉप खोलने के अलावा बाकी शॉप्स भी नहीं खोली जा रही है। अच्छा अंशुमान जी, ये जो कह रहे हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की ये स्थिति मैनेजेबल है, क्या ये सच में मैनेजेबल है? ये सिर्फ इस चीज पर निर्भर है कि ज्यादातर लोग अभी ये मानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये वेव जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से ये नीचे रिसीट भी हो जाएगी। हमारे पास कई सारे आकलन अलग अलग तरह से आ रहे हैं कि कब तक ये वेव पीक करेगी। तो अभी ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये वेव धीमे धीमे खत्म होगी, पर अभी हमें कोई संकेत ऐसे ठोस नहीं मिल रहे हैं कि वेव कहां तक जाकर ये खत्म होगी। तो अभी जितने भी आकलन हम इस बात पर हैं कि जो भी थोड़ी बहुत गतिविधियां चल रही हैं उनके आधार पर माना जाए कि मैनेजेबल है। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि लेबर डिसरप्शंस आने लगे हैं। एक आदमी अगर कोविड से या कोविड जैसे किसी इन्फेक्शन का शिकार होता है तो कम से कम 7 से 10 दिन तो वो काम से बाहर रहता है। तो 7 से 10 दिन की तो प्रोडक्टिविटी का लॉस हो ही रहा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है सेकंड वेव का या जो इसका असर है अर्थव्यवस्था के बाकी पैमानों पर, उसका आकलन अभी नहीं हो पा रहा है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे कल कई सारे आंकड़ा विशेषज्ञों से, एजेंसियों से, सर्वे एजेंसियों से पता चला कि क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है कि आप जमीन से सूचना भी एकत्र नहीं कर पा रहे हैं। लोगों से मिलना, जानकारी करना, बाजारों में गतिविधि एकत्र करना, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत सारी जानकारियां सेल्स के बारे में, बाकी चीजों के बारे में ऊपर आ पा रही हैं। ओके, अब चलते हैं अंशुमान जी। जैसे कि एसबीआई ने, मैं कहा, एसबीआई ने, सौम्यकांति घोष ने कहा है कि मेरी उम्मीद है कि मिड मई तक सेकेंड वेव की पीक आ जाएगी। ये काफी ज्यादा वेग और ये चीज लगातार ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि मिड मई तक पीक आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल और एपिडेमियोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें कही हैं। हाँ, बहुत सारे स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स और प्रोजेक्शन मॉडल्स हमारे सामने रखे हुए। मैं कल से उन्हीं मॉडल्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भरोसा नहीं है अंशुमान जी, मैं ह्यूमन बिहेवियर को और मैथमेटिकल मॉडल रख नहीं पाता। हाँ, तो वो जो मॉडल्स हैं वो उन मॉडल्स के बेस पर मानने की कोशिश की जा रही कि मिड में तक अगर हो जाए, मतलब हर आदमी प्रार्थना कर रहा है कि जितनी जल्दी पीक आ जाए और हम इससे बाहर निकल आए, लेकिन मॉडल्स के बेस पर ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड नहीं होता। हाँ, ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड नहीं होता। दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं और कह रहा हूं कि हमारे पास वो सूचनाएं नहीं, आंकड़े नहीं। देखिए, आज सरकार से ये कहा विशेषज्ञों ने कि आप संक्रमण का आंकड़ा तो दीजिए, हमको संक्रमण की सीवियरिटी का आंकड़ा तो दीजिए। जब तक संक्रमण की सीवियरिटी का आंकड़ा नहीं होगा तब तक प्रोजेक्शंस कैसे होंगे? तो अभी तो ये पता नहीं है। तो इसलिए सतर्क रहने की और बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और 3,90,000 लगभग केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। वो 4 लाख के आसपास आप मान लीजिए उसको, और माना जा रहा है कि आप जो पीक आएगा, पीक इससे दुगने पे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साहब 8 लाख 9 लाख केस पे पीक आएगा। लेकिन पीक आने के बाद पीक धड़ाम से गिर थोड़े जाएगा। पीक तो वो ग्रेजुअली डाउन होगा ना। फिर आप 6-7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, 5 लाख ऐसे करके आप धीमे धीमे आएंगे। तो संक्रमण फिर भी होता होगा लोगों को, तो उसमें मेरे ख्याल से चीजें मैनेजेबल उतनी नहीं होगी। और चलते चलते एक और खबर है, रेमडेसिविर, जिसके बारे में तमाम सरकारें ये दावा करती हैं, कहती सुनी जाती हैं कि इनकी अस्पतालों में कहीं कोई कमी नहीं है, समस्या कालाबाजारी की।
कमी नहीं है, फिर भी हम 4.5 लाख ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं गिलियड साइंसेज से अंशुमान जी। उसके अलावा हमने कई और दूसरे छोटे देशों को भी भारत ने अप्रोच किया है कि साहब रेमडेसिविर का स्टॉक दीजिए। मैं कल वर्ल्डोमीटर देख रहा था, ये बढ़ोतरी किसी की यहाँ नहीं है इतने केसेस की, और हम जितने केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं पर डे में, हम उतने ही रेमडेसिविर मांग रहे हैं लगभग लोगों से। जी। सिद्धांत, ये मैं फिर कहूंगा कि लोग जो खर्चा पानी देख रहे हैं वो इन्हें पता होगा कि हमने इस बात के बारे में चर्चा की थी कि भारत का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फार्मास्यूटिकल्स का, वो बहुत खराब है और हमें ये नौबत आ सकती है कि हम दुनिया की फार्मेसी होने के बावजूद रेमडेसिविर इंपोर्ट करें, और वो नौबत आ गई। पहली चीज तो ये कि भारत इस समय पूरी दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा केसेस की ग्रोथ वाला देश है, सबसे तेजी से सबसे ज्यादा केसेस की ग्रोथ वाला देश है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पॉजिटिविटी रेट भारत में काफी बड़ा है, काफी हाई है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का है, और जो इन्फेक्शन के डबल होने का रेट है वो भी काफी तेज है। रेमडेसिविर की सप्लाई शॉर्ट है। अब वो कालाबाजारी के कारण है, सरकारें उसे मैनेज नहीं कर पा रही हैं, अलग अलग तरीके के अजीब अजीब कानून राज्य सरकारों ने बना रखे हैं, जिसके कारण लोग चारों तरफ भटकते फिर रहे हैं रेमडेसिविर के लिए। एक तरफ सरकारें ये तर्क देती हैं, सरकार के विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि रेमडेसिविर कोई जान प्राण बचाने वाला इंजेक्शन नहीं, दूसरी तरफ हर अस्पताल मरीज के लिए रेमडेसिविर ही रिकमेंड करता है। तो अब कोई विकल्प नहीं है। पिछले 3-4 दिन में, 5 दिन में भारत को बड़े पैमाने पर इस संकट से उबरने के लिए विश्व की तरफ देखना पड़ा है, मदद के लिए, सहायता के लिए। हालांकि उसमें बहुत सारे दाएं बाएं चीजों को करने की कोशिश की जा रही है, पर सच्चाई यह है कि रेमडेसिविर जिसे भारत बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, भारत रेमडेसिविर के प्रोडक्शन कंपनी से बड़े प्रोड्यूसर्स में से था। भारत में पिछले साल सितंबर तक शायद 4 और कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे। कुल 9 कंपनियां भारत में रेमेडी बना रही थी। उन कंपनियों के पास कैपेसिटीज जो हैं वो ऑलरेडी बुक्ड थी। भारत की अभी स्थिति यह है कि उसे उन देशों से रेमडेसिविर मांगनी पड़ रही है जिन्होंने अपने यहाँ संकट काल के लिए उसे रिजर्व करके रखा था, छोटे देशों ने। और ये सप्लाई आने में पहुंचने में, छोटे अस्पतालों तक नीचे तक जाने में में लंबा समय लगेगा। जैसे कि हम रोज ये सुनते तो हैं सिद्धांत की एक जहाज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आया, और एक जहाज ऑक्सीजन के टैंकर लेकर आया, और एक जहाज ये दवाएं लेकर आया, पर उनके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आंकड़ा सरकार हमको नहीं देती कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे कहाँ गए हैं। और हमारे पास इस बात का इतिहास है कि ऐसी सहायताएं आकर पड़ी रही हैं हवाई अड्डों पर और सरकार के अस्पतालों में, और लोगों को नहीं बटी हैं। क्या ये जो सहायता आ रही है इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कोई नेटवर्क है? कहां पहुंच रहे हैं, किनको मिल रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, किनको मिल रहे हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर, किनको मिल रहे हैं वो सपोर्ट सिस्टम? ये बात अगर पता चले तो लोगों का भरोसा बनता है, लोगों का विश्वास होता है कि नहीं आया और मुझे पता है कि मुझे सरकार की तरफ से ये चीज मिली। तो ये जो इंपोर्ट होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड आती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में ब्यूरोक्रेसी को लंबा समय लगता है। तो वो चीज हम देख रहे हैं, लेकिन अब रेमडेसिविर के इंपोर्ट के बिना इसकी डिमांड को पूरा करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब मिलेंगे हम लोग रविवार को, अर्थात में सोमवार को फिर से खर्चा पानी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।